जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने इससे पहले 30 नंबर क्लास कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक अप्लायंसेस का कुछ क्वेश्चन देखा था। आज की क्लास में भी हम लोग डोमेस्टिक अप्लायंसेस का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद फिर आपका ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग चैप्टर वाइज सारे क्लासेस को कर रहे हैं और एकदम सीरियल वाइज सभी क्वेश्चंस को भी कर रहे हैं। तो आपसे यही गुजारिश रहेगा कि आप भी सीरियल वाइज क्लासेस देखते रहिए और एक एक क्लास को एकदम महत्वपूर्ण समझ के कॉपी पेन लेके और तब देखिए जो इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसको साथ में नोट भी करते चलिए। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन। डोमेस्टिक अप्लायंसेस का चैप्टर चल रहा था ना, हमने अभी आपको बताया कि 30 नंबर क्लास में भी वही चैप्टर था, इसमें भी उसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो आपका माइक्रोवेव ओवन होता है, ओवन के बारे में हमने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि ओवन क्या होता है दोस्त। ओवन होता है आपका एक तरह से खाना पकाने वाला डिवाइस। ठीक है, खाना पकाने, या फिर हमने बताया था आपको कि जैसे आप कभी जाते हैं किसी दुकान पे, किसी मिठाई वाली दुकान पे, तो आपके सामने इतना बड़ा सा एक डब्बा दिखता है और उसमें वो पेटीज अक्सर रखा रहता है या समोसे को रखा रहता है ताकि क्या रहे, ये काफी टाइम तक गर्म बना रहे। तो इसलिए भी हम लोग ओवन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये जो ओवन है, ये ओवन किस सिद्धांत पे हीट रखता है, तो यहाँ पे जो हीटिंग प्रोड्यूस होती है वो वाइब्रेशन की वजह से होती है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जनरेट होती है। कितना? लगभग 2450 किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो हर्ट्ज या 2450, ये कभी कभी 25 किलो हर्ट्ज भी हो जाता है। तो ये इतना हाई फ्रीक्वेंसी पे ये वाइब्रेशन कराता है जो भी इसके अंदर एलिमेंट लगे होते हैं, और इसके बाद वाइब्रेशन से वहां पे हीटिंग जनरेट होती है। ठीक, उसी में पूछा है कि जो एक ये ट्यूब होती है मैग्नेट्रॉन ट्यूब, ये मैग्नेट्रॉन ट्यूब कितने वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। तो देखिए, इसको इनपुट साइड में केवल और केवल कितना वोल्टेज दिया जाता है, 3.2 वोल्ट एसी सप्लाई। बस इतना सप्लाई इसके इनपुट साइड में दिया जाता है। लेकिन चूंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो ये सेकेंडरी साइड में कितना वोल्टेज दे देता है, ये सेकेंडरी साइड में दे देता है कि इसमें एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये दे देता है सेकेंडरी साइड में 1900 वोल्ट। 1900 वोल्ट सप्लाई देता है ये सेकेंडरी साइड में। ठीक है, जो इसमें ट्रांसफार्मर लगा रहा होता है उस ट्रांसफार्मर में 1900 वोल्ट दे देता है। तो इसमें आपसे केवल पूछा है कि इसमें कितना वोल्टेज दिया जाता है, तो 3.2 वोल्ट एसी सप्लाई, 3.2 वोल्ट एसी सप्लाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं कि रुक रुक कर चलने वाली फूड मिक्सचर में क्या खराबी है। आपके पास एक फूड मिक्सचर है, एक आपके पास मिक्सचर मशीन है, वो रुक रुक के चल रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये एक चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो देखिए, यदि पहले तो थोड़ा सा फूड मिक्सचर के बारे में समझ लीजिए। फूड मिक्सचर, इसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें यूनिवर्सल मोटर यूज की जाती है। कौन सी मोटर? यूनिवर्सल मोटर। अच्छा, यूनिवर्सल मोटर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? और तो यूनिवर्सल मोटर को सर कहते हैं एसी सीरीज मोटर। एसी सीरीज मोटर, ये कौन सी मोटर होती है सर, किस सप्लाई पे चलने वाली होती है, तो ये एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई पे चलती है। एसी एंड डीसी बोथ सप्लाई, ठीक है, एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे चलने वाली ये मोटर होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है सर, तो इसकी स्पीड लगभग होती है सर 10,000 आरपीएम। 10,000 आरपीएम, 10,000 राउंड पर मिनट, इतनी इसकी स्पीड होती है। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई किसके बारे में, यूनिवर्सल मोटर के बारे में, जो कि यूज किया गया है फूड मिक्सचर में। ठीक है, अब आपसे बोला है कि यदि ये रुक रुक के चल रही है, ये सुचारू रूप से प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है, रुक रुक के चल रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण बस ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो इसके कम्यूटेटर पे ब्रश लगा हुआ है, वो ब्रश क्या है, कहीं ना कहीं खराब हो गया है, या ब्रश रोटर के साथ अच्छे तरीके से संपर्क में नहीं आ रहा। यदि वो अच्छे तरीके से संपर्क में नहीं आएगा, प्रॉपर उसका कांटेक्ट नहीं बन पाएगा रोटर के साथ, तो आपकी मोटर जो होगी वो रुक रुक के चलेगी। जैसे उसके संपर्क में आएगा मोटर चलेगी, जैसे उसका संपर्क हटेगा वो मोटर का चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो एक कुल मिला के इसके रोटर पे, जो इसका रोटर का पार्ट होता है ना, इस रोटर के पार्ट पे एक ऐसा मैकेनिज्म के साथ ब्रश को फिट किया जाता है जो हमेशा, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ब्रश लगा दूं, यहाँ पे मैं ब्रश लगा देता हूं, ठीक है,
तो इस ब्रश पे दोनों तरफ, इस ब्रश पे दोनों तरफ एक ऐसा मैकेनिज्म सेट किया जाता है जो हमेशा इसको क्या करे, हमेशा पीछे से धक्का देता रहे कि ये रोटर पे प्रॉपर अपना संपर्क बनाए। इसीलिए यहाँ पे स्प्रिंग लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? स्प्रिंग लगाया जाता है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये जो ऊर्जा है ये क्या करता है? ये ऊर्जा इस ब्रश को प्रॉपर कांटेक्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है रोटर के साथ। ठीक है, तो यदि ये ब्रश रोटर के साथ प्रॉपर संपर्क नहीं बना रहा है, प्रॉपर कांटेक्ट नहीं बना रहा है, तो आपकी मोटर रुक रुक के चलेगी। और क्या क्या कारण हो सकता है कि हमारी मोटर न चले? और क्या क्या कारण हो सकता है कि हमारी मोटर न चले भाई? तो और कुछ कारण हो सकते हैं। देखिए हमने 2-4 कारण यहाँ पे ले लिया है पहले से ही, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर मिनिमाइज कर देता हूं और यहाँ कारण आप देख लीजिए। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला कि मिक्सचर चलता ना हो, मिक्सचर हमारा नहीं चल रहा हो, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? मिक्सचर यदि एकदम नहीं चल रहा है तो इसके कारण ये हो सकते हैं 4 कारण। ओवरलोड ट्रिप कर गया हो, मिक्सचर के नीचे, मिक्सचर का जो मेन मोटर वाला पार्ट होता है, मोटर के बेस वाले पार्ट में देखिएगा एक ओवरलोड आपका ट्रिप बटन दिया रहता है। जब आपकी मिक्सचर वाली मशीन ओवरलोडेड होती है तो तुरंत वो ट्रिप कर जाता है। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि एक नीचे रीसेट बटन या टॉगल बटन दिया हुआ है, यदि हमारी मोटर नहीं चले तो पहले उसको चेक कर लें। ये बहुत लोगों को नहीं पता रहता, जो पहली बार मिक्सचर का यूज करते हैं उन्हें नहीं पता रहता है। बाकी धीरे धीरे जैसे आप उससे फैमिलियर हो जाते हैं तो आपको सारी चीजें पता होने लगती है। ठीक है, तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि उसका जो ओवरलोड ट्रिप है, ओवरलोड बटन है वो ट्रिप कर गया हो। ठीक है, दूसरा कारण आउटलेट में पावर ना हो, उसका जो आउटलेट साइड है उसमें पावर ना जा रहा हो, कहीं ना कहीं पावर का ब्रेक हो रहा हो। ठीक है, पावर का ब्रेक मतलब कि सप्लाई का ब्रेक हो रहा हो। ठीक, पावर बोर्ड अथवा प्लग में खराबी हो, जो प्लग आप यूज कर रहे हैं मिक्सचर को चलाने के लिए, उस प्लग का वायर कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो गया हो उसके टर्मिनल से, या फिर आपका प्लग ही खराब हो। ठीक है, या जिस बोर्ड में आप लगा रहे हो वो बोर्ड खराब हो गया हो, ये कारण हो सकता है। या फिर शाफ्ट बंद हो गया हो, शाफ्ट जो है वो उसका बंद हो गया हो, मतलब कि कहीं ना कहीं जो मिक्सचर का शाफ्ट है वो जाम हो गया हो, तो इस वजह से भी आपकी मोटर नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये 4 कारण हो सकते हैं। और इनके निवारण क्या है? इनके निवारण भी आपके सामने दिया हुआ है। ए का निवारण, यदि ये ओवरलोडेड है तो ओवरलोडेड को बस ये करना है कि आपको उस बटन को क्या कर देना है? ऑन कर देना है। ठीक है, तो ओवरलोड रिले को पुनः सेट करें और ग्राहक को मिक्सचर को भविष्य में ओवरलोड न करने की सलाह दें। ये एक टेक्नीशियन का काम होगा कि टेक्नीशियन के पास यदि बाय द वे किसी को नहीं पता उस बटन के बारे में, वो लेके आया आपके पास, तो आप क्या करेंगे? आप उस बटन को ऑन कर देंगे और जो भी कंज्यूमर होगा, जो भी कस्टमर होगा, उससे कहेंगे कि भैया आप मशीन को ओवरलोड पे न चलाइए। ठीक है, ये कारण आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा कौन कौन सा कारण है। बाकी इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, वर्न आउट ब्रशेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द डिफेक्ट इन सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विद स्लो स्पीड? इफ इट रन्स विद स्लो स्पीड, यदि आपकी मोटर स्लो स्पीड से के साथ गति कर रही है तो उसमें कौन सा कारण हो सकता है? क्या आपका जो कैपेसिटर है ये डिफेक्टिव हो गया है, या आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन हो गई, या स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो गई, या फिर रनिंग वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है? तो यार मान लो कि आपके घर में कोई सीलिंग फैन लगा हुआ है और वो सीलिंग फैन स्पीड से नहीं घूम रहा है, अपनी गति नहीं बना पा रहा है, तो इसका सबसे पहला कारण क्या जाता है? आप क्या कहते हो कि यार इसमें कंडेंसर जो लगा है ये खराब हो गया है, इसका कंडेंसर पहले बदल के देखते हैं। सबसे पहला रीजन तो यही आपके दिमाग में आता है कि यदि आपकी सिंगल फेज की, इसमें सिंगल फेज मोटर यूज की जाती है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर यूज किया जाता है आपके सीलिंग फैन में, और ये अपनी पूर्ण गति से फुल स्पीड से नहीं रोटेट कर रहा है, तो आपका सबसे पहले आपके अंदर जो इच्छाएं जाहिर होती है कि इसको कैसे ठीक करें, वो ये होता है कि यार इस पहले तो इसका कंडेंसर ही बदल देते हैं। तो एकदम करेक्ट आपके मन में जो इच्छा जाहिर हो रही है, एकदम सही इच्छा जाहिर हो रही है। कहीं ना कहीं उसका जो कैपेसिटर है, उसके कैपेसिटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमजोर हो गई है, वीक हो गई है, इस वजह से ये हमारा कैपेसिटर जो है
पूरा फेज डिस्प्लेसमेंट कराने में सक्षम नहीं है और हमारी मोटर थोड़ी कम स्पीड से घूम रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? कभी भी न्यूट्रल पाथ जो दिया जाता है, न्यूट्रल पाथ का काम बस इतना ही रहता है कि ये क्या करे, ये एक रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करे। क्या करे? एक रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड करे। यही काम होता है आपके न्यूट्रल वायर का। ठीक है, रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड किसका काम है? ये है आपके न्यूट्रल वायर का। ठीक है, अच्छा ये न्यूट्रल वायर कहां से जनरेट होता है? न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर क्या दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं सेम है सर। जो आपका न्यूट्रल वायर है ये जनरेट होता है ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से, और वो भी कौन सा ट्रांसफार्मर होना चाहिए? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होना चाहिए। डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड से आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है स्टार का, स्टार कनेक्शन आप लोगों ने देखा होगा ना, स्टार कनेक्शन किस तरीके से होता है यार? यही तो है आपका स्टार कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन का ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर निकालते हैं हम लोग, इसे कहते हैं न्यूट्रल वायर। और ये न्यूट्रल वायर क्या डिनोट करता है कि इसमें ये तीनों फेज है ना, आर वाई बी तीन फेज है, इन तीनों फेज से होके जो करंट फ्लो हो रही है उनको रिटर्न करने वाला पाथ होता है आपका न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्निंग पाथ प्रोवाइड रिटर्निंग पाथ एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का कार्य क्या होता है? देखिए अभी कुछ देर पहले आपसे पूछा था कि जो आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब है वो कितने वोल्टेज पे कार्य करता है। अब यहाँ पे पूछा है आपसे कि जो आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब है इसका काम क्या होता है? इसका काम यही होता है कि जो आपकी लो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई आ रही है उस लो फ्रीक्वेंसी की सप्लाई को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करे, और हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करके क्या करे? हीट को जनरेट करे। हीट को जनरेट करे। जब तक हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तब तक आपके जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर रखे एलिमेंट्स वाइब्रेट नहीं करेंगे। जब तक वाइब्रेशन नहीं होगा तब तक हीट नहीं जनरेट होगा। यहाँ पे जो हीट जनरेट होता है किसकी वजह से होता है? वो वाइब्रेशन की वजह से ही होता है। ठीक है ना, तो चलिए देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा मैग्नेट्रॉन ट्यूब के बारे में यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है कि मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो है ये मूल रूप से मैग्नेट्रॉन ट्यूब एक बेलनाकार कैथोड होती है। क्या होती है? बेलनाकार कैथोड होती है। थोड़ा कम दिख रहा है ना? चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं, है ना? हाँ ठीक। ये एक बेलनाकार क्या होती है? ट्यूब होती है जिसे एक बेलनाकार एनोड के अंदर और एक चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ रखते हैं। इसे एनोड और कैथोड दोनों से कुल मिला के घेरा बना के रखते हैं मैग्नेट्रॉन ट्यूब को। ठीक है, और जब कैथोड ट्रांसफार्मर की फिलामेंट वाइंडिंग गर्म होता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जब आपका ट्रांसफार्मर का फिलामेंट वाइंडिंग क्या होता है? गर्म होता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंचते हैं ये रेजोनेंट कैविटी से होकर दोलन करते हैं। इनकी दोलन आवृत्ति कितने होती है भाई? 2450 मेगा हर्ट्ज। सॉरी हमने वहां पीछे किलो हर्ट्ज लिखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में, ये 2450 मेगा हर्ट्ज है दोस्त। हमने वहां पे शायद किलो हर्ट्ज ही बोला था तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मेगा हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज होती है यही उच्च आवृत्ति आरएफ। आरएफ ऊर्जा बनाकर, आरएफ ऊर्जा मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी कुकिंग कैविटी में रखे भोजन को पकाती है। ठीक है, तो ये कार्य होता है किसका? आपके मैग्नेट्रॉन ट्यूब का। कुल मिला के इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करना। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या क्या आपके सामने है। आपके सामने ऑप्शन है एम्पलीफाई द माइक्रोवेव, नहीं। ठीक है, चेंज द पोलैरिटी, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, यस एकदम करेक्ट आंसर है। ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस द कुकिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑक्सीलेट एंड प्रोड्यूस द कुकिंग फ्रीक्वेंसी। अरे दिख रहा है ना भाई? क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। मैं अब इसको कर देता हूं इधर साइड। आपको नोट करना होगा इसके बारे में तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। देखो
अक्सर होता क्या है ना कि मैं थोड़ा सा यदि इधर उधर कहीं पे टिक करके छोड़ देता हूं तो आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती। जैसे कि एक क्वेश्चन था, मेजरमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने वहां पे आपको बताया कि इंटीग्रेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो है आपका एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। तो शायद आप लोगों के उसमें पीडीएफ में आंसर कुछ दूसरा दिया हुआ है और मैं काफी अच्छे तरीके से आपको वहां पे बताया, तो फिर भी कई लोगों का ये कंफ्यूजन है कि सर आपने आंसर टिक सही से नहीं किया, इसका ये आंसर होगा, इसका वो आंसर होगा। भाई मेरे थोड़ा सा भरोसा रखा करो, जो आंसर यदि गलत होता है तो मैं उसका कमेंट कर देता हूं नीचे कि हाँ दोस्त हमसे ये गलती हो गई है, ये इसका सही आंसर है। आप लोग नीचे कमेंट देखते रहिएगा, हर एक जहां पे भी हमने गलती करी है वहां पे हमने कमेंट कर दिया। भाई इंसान से गलती होती है, हम भी क्या है कि इंसान, गलती हो जाती है, बोलते ये हैं टिक हो जाता है किसी दूसरे पे, तो वो हम करेक्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में। सनी सर 5 के नाम से मैं कमेंट करता हूं, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जो मेरा कमेंट होगा वहां पे करेक्ट आंसर का मैं दे देता हूं, ठीक है। बाकी जिसका नहीं देता हूं तो इसका मतलब कि वो आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन वेट ग्राइंडर। वेट ग्राइंडर में कौन सी मोटर यूज की जाती है? वेट ग्राइंडर। आप कहेंगे आप कि सर ये वेट ग्राइंडर क्या है? वेट ग्राइंडर भाई देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, इस समय दही बाड़ा का बहुत ज्यादा प्रचलन हुआ है। दही बाड़ा बहुत जगह पे चलता है, मतलब जिस भी शादी विवाह के उसमें फंक्शन में जाइए आपको दही बाड़ा जरूर मिलेगा। तो दही बाड़ा बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका उड़द की दाल होती है ना, उड़द की दाल को काफी अच्छे तरीके से मथनी किया जाता है, इसके बाद फिर उसी से फुलौरा जो आपका दही बाड़ा है वो बनाया जाता है। तो दही बाड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए कुछ इस तरीके की आपकी एक मशीन होती है, कुछ इस तरीके की आपकी एक मशीन होती है। इसी मशीन को क्या किया जाता है, इसी मशीन को चलाया जाता है, इस मशीन को रोटेट कराया जाता है। और यहाँ पे आपका क्या रहता है, देखिए ये बीच में एक पूरा लकड़ी टाइप का, या कह सकते हैं कि काफी मजबूत एक यहाँ पे आपका मैकेनिज्म रहता है, और इधर आपका एक चैन बना रहता है, ठीक है। इस चैन की सहायता से ये हमेशा रोटेट होता रहता है। और ये कैसे रोटेट होता है, इस दीवार से, ये जो पूरा बेलनाकार आकार की आकृति बनी हुई है, इस दीवार से एकदम टच होके चलता है। और इसी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है, थोड़ा सा उड़द की दाल डाल दी जाती है, और ये हमेशा इसमें रोटेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। और धीरे धीरे जो आपकी उड़द की दाल होती है वो क्या होती है, वो धीरे धीरे पिसती जाती है, इसी में धीरे धीरे उसमें पिसती जाती है, पिस के एकदम आटे की तरह गीली हो जाती है, ठीक है। तो ये होती है आपकी वेट ग्राइंडर। ये इसका मैकेनिज्म आपके फूड मिक्सचर से काफी अलग है। अब इसमें कौन सी मोटर यूज की जाएगी, तो इसमें यूज की जाती है आपकी कौन सी मोटर भाई, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ठीक है। मैं इसको इधर कर देता हूं थोड़ा सा, और इसे करता हूं ऊपर। चलो मैं इसको हटा देता हूं, मैं केवल एक फोटो आपको दिखाने के लिए लाया था। अब इधर देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। क्या होता है इसमें, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का उपयोग होता है। इसमें 2 वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है, 2 वाइंडिंग होती है। मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के समय दोनों वाइंडिंग सक्रिय होती है, पर जैसे ही मोटर 70 से 80% की गति ले लेती है, स्टार्टिंग वाइंडिंग कट ऑफ हो जाती है। किसकी सहायता से, सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से। यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, उसकी सहायता से हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग को, या फिर ये ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को हम लोग साइड कर देते हैं, ठीक है, या स्टार्टिंग वाइंडिंग को साइड कर देते हैं। मैंने प्राइमरी वाइंडिंग बोल दिया, सॉरी, प्राइमरी वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होती है, यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। इसके कट ऑफ के लिए इसमें एक अपकेंद्री स्विच लगा रहता है। देखिए यहाँ पे बोला भी है कि एक अपकेंद्री स्विच लगा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा रहता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से अलग करता है। इसके बाद मोटर रनिंग वाइंडिंग के साथ चलती रहती है। मोटर जो होती है वो आपकी रनिंग वाइंडिंग के साथ चलती रहती है। तो ये है आपका किसके बारे में, वेट ग्राइंडर के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। और यहाँ पे पूछा है कि इसमें कौन सी मोटर यूज की जाती है, तो देखिए इसमें लिखा है ना, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। तो ये है आपका वेट ग्राइंडर के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट। ये सर्किट थोड़ा क्लियर नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए मैं थोड़ा सा इस सर्किट को जूम आउट कर देता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आपको ये सर्किट क्लियरली दिख रहा होगा कि कहां पे क्या क्या लिखा है, ये सारी चीजें आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। देखो ये हमने लगा दिया है यहाँ पे
यहाँ पे क्या लगा दिया है, 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर यहाँ पे भी एक आपका 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक। यहाँ पे 0.1 माइक्रोफैरेड, ये आपका हो गया 0.1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, ठीक है। और ये हो गया आपका dB2, ठीक। और इधर हो गया आपका MT1 और MT2, ये क्या है, ये है आपका, ये है आपका क्या भाई, ट्रायक, क्या है ये है आपका ट्रायक। और ये ट्रायक किसके साथ लगा रहता है, ये फैन रेगुलेटर के साथ, फैन रेगुलेटर के साथ ये लगा रहता है, ठीक है ना, फैन रेगुलेटर के साथ ये लगा रहता है। तो ये किसके सर्किट है, ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के सर्किट। किसके सर्किट है भाई, इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर के सर्किट है। तो यहाँ पे ए एकदम करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, कौन सा ट्रांसफार्मर हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन के लिए यूज किया जाता है, तो आपका फेराइट कोर ट्रांसफार्मर जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी, देखिए कुल मिला के यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में आपसे पूछा है, आइडियल ट्रांसफार्मर की क्या खासियत होती है, ये चीज आपसे यहाँ पे पूछा है। तो देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिख रखा है पहले से ही कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में हानि नहीं होती है, अर्थात लपेटों में ओमिक प्रतिरोध नहीं होता है और चुंबकीय क्षरण शून्य होते हैं। जो इसके परमेबिलिटी है ना, परमेबिलिटी 0 होती है, किसके, आइडियल ट्रांसफार्मर की, ठीक है। और इसके रेजिस्टेंस भी एकदम 0 होते हैं, आइडियल कंडीशन में रेजिस्टेंस, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता है, ना ही कोई लीकेज होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। और क्या बोला है यहाँ पे कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर में 2 कुंडलन होते हैं जो शुद्ध प्रेरित होते हैं और एक ह्रास रहित कोड पर वेस्टित होते हैं, ठीक है। तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर की आपकी खासियत हो गई। यहाँ पे आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए E1 V1 और E2 V2 के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में क्या हो जाएगा भाई, हमने अभी आपको बताया कि आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई भी आपका लॉसेस नहीं होता है। यदि कोई भी लॉसेस नहीं होगा और कोई इसमें प्रतिरोध नहीं होगा तो जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज होगा वही सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज होगा, जो हमारा प्राइमरी वाइंडिंग का ईएमएफ होगा वही सेकेंडरी वाइंडिंग का ईएमएफ होगा। तो ये यहाँ पे E1 = V1 एंड E2 = V2 एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। E1 = V1 एंड E2 = V2 एकदम राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। अब कंजर्वेटर होता कैसा है, पहले तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि कंजर्वेटर किस चीज को कहते हैं सर, है ना। कंजर्वेटर सबको पता है कि किसको कहते हैं। देखो ये है आपका पूरा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के ऊपर ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर के बूस है, ठीक है, बूस कहते हैं या फिर इसी को टर्मिनल कहते हैं, टर्मिनल, ठीक है। और ये आपके इंसुलेटर्स है, देखो ये है बूस और ये आपके इंसुलेटर्स हैं, ये इंसुलेटर है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका कंजर्वेटर, ठीक है। ये कंजर्वेटर क्या कार्य करता है, जब आपके ट्रांसफार्मर के अंदर यूज किया गया ऑयल ज्यादा हीट होने लगता है तो इस ट्रांसफार्मर की टंकी में ही केवल समाहित नहीं रह पाता है, इसको थोड़ा सा और स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो जब ट्रांसफार्मर का ऑयल ज्यादा हीट हो जाता है तो वो किसके द्वारा, जो वुकोल्स रिले है, वुकोल्स रिले की सहायता, वुकोल्स रिले के पास ही एक आपका पाइप लगा रहता है, वो पाइप की सहायता से यहाँ पे तेल कहाँ चला जाता है, यहाँ का तेल चला जाता है इस कंजर्वेटर में और इस ऑयल को एक अलग पाथ प्रोवाइड कर देता है ठंडा होने के लिए, ठीक है। तो ये होता है आपका कंजर्वेटर। अब कुल मिला के पूछा है आपसे कि कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है, तो नमी के प्रवेश को रोकता है, नहीं सर। ट्रांसफर द हीट टू एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उष्मा को स्थानांतरित करता है, ये हो सकता है, लेकिन देख लेते हैं पहले ऑयल है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। अलाउ टू रिलीज इंटरनल प्रेशर को रिलीज करने के लिए, नहीं। अलाउ एक्सपेंशन ऑफ ऑयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है।
ये एकदम करेक्ट आंसर है। पहले हम लोग ऑयल का देखेंगे। जो आपका हीट है, हीट ट्रांसफार्मर एटमॉस्फेयर में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो किया जाता है इन सभी ब्लेड्स के द्वारा। ये जो आपका ब्लेड टाइप का ये बना हुआ है ना, इन सब के द्वारा एटमॉस्फेयर में हीट प्रोवाइड किया जाता है। बाकी ये जो लिखा हुआ है कि एक्सपेंशन ऑफ ऑयल, ये असली काम है आपके कंजर्वेटर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, तो हमेशा याद रखेंगे आप सभी कि जो हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है ट्रांसफार्मर का, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉसेस की गणना करते हैं। कॉपर लॉसेस की गणना की जाती है, ठीक है। और ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है, ओपन सर्किट टेस्ट में क्या गणना किया जाता है भाई, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग गणना करते हैं किसका, आयरन लॉस का। आयरन लॉस की गणना ओपन सर्किट टेस्ट में किया जाता है। और ये जो आयरन लॉस होता है ये कितने प्रकार का होता है, तो ये होता है आपके दो प्रकार का। एक होता है आपका एडी करंट लॉस, और एक होता है आपका हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस आपका केवल लोड करंट की वजह से आपका कॉपर लॉस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉपर लॉस वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बोला है यहाँ पे कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है आपसे। वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए बोला है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू होता है ट्रांसफार्मर के केस में V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन V फुल लोड, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, याद है ना। अरे क्लास में मैंने बताया है, जितने लोग क्लास देखे हैं, जितने लोगों ने पढ़ाई किया है ग्लोबल ITI एप्लीकेशन से, वो सभी इस फॉर्मूले को याद रखे होंगे, ठीक है। चलिए VR इक्वल टू क्या हो गया, VNL माइनस VFL अपॉन VFL। यहाँ पे मैं लिख देता हूं एक बार VNL का क्या मतलब है भाई, नो लोड वोल्टेज। और VFL का क्या मतलब है, फुल लोड वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो गया आपका नो लोड वोल्टेज और फुल लोड वोल्टेज। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि V नो लोड कितना है, V नो लोड है आपका 240 वोल्ट, और V फुल लोड कितना है, V फुल लोड है आपका 220 वोल्ट। चलिए अब आ जाइए इस न्यूमेरिकल पे। बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत हार्ड नहीं है, इसको आसानी से हम लोग कर लेंगे। नो लोड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 240 वोल्ट। 240 माइनस हमने कर दिया कितना, 220 डिवाइड बाई 220, तो ये कितना हो गया, ये 20 डिवाइड बाई 220 हो जाएगा। तो ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा, ये नियर अबाउट आ जाएगा आपका 0.909 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो ये मल्टीप्लाइड बाई 100 होता है ना। परसेंटेज में जब हम लोग इसको निकालते हैं तो परसेंटेज VR, ठीक है। तो जब इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.09, ठीक है। ये होगा आपका 0.09, ये 0.09 होगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका कितना, वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 9.09%, जो कि डी ऑप्शन में दिया हुआ है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। ट्रांसफार्मर में टुकड़े में कोर का उपयोग किस लिए किया जाता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए किया जाता है। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, रिड्यूस एडी करंट लॉस, ठीक है। ट्रांसफार्मर में शीतलन का विधि क्या है, इसमें ट्रांसफार्मर के शीतलन की विधि आपसे पूछा, तो शीतलन की विधि आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ये ऑयल इसमें भरा हुआ है चारों तरफ। इसके अंदर हमारा क्या रखा हुआ है, इसके अंदर हमारा ये कोर रखा हुआ है, और इस ऑयल को ठंडा करने के लिए ये बाहर कई सारे ब्लेड लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ से हीट को कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में यहाँ से हीट को ट्रांसमिट कर देते हैं, तो इस वजह से हमारा जो तेल है वो ठंडा होता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑयल नेचुरल कूलिंग। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफिशियंसी फ्रॉम ट्रांसफार्मर से मैक्सिमम इफिशियंसी कब प्राप्त होती है, तो जब आपका कॉपर लॉस किसके बराबर हो जाए, आयरन लॉस के बराबर हो जाए, तो वही कंडीशन बनती है आपकी किसकी, मैक्सिमम इफिशियंसी की। कॉपर लॉस इक्वल टू क्या हो जाए,
आयरन लॉस, ये कंडीशन बनती है आपके मैक्सिमम एफिशिएंसी की ट्रांसफार्मर के केस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इंजॉय किए होंगे। यदि इंजॉय किए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी करते रहिएगा आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।